नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार एशिया का एक छोटा सा देश जापान कैसे सबसे पावरफुल देशों में से एक गिने जाने लगा। एक ऐसा देश जिसने एक समय पे रशिया, चाइना जैसे देशों को भी धूल चटा दी और इनके कई सारे क्षेत्र के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने जिस प्रकार से कई सारे देशों के ऊपर राज किया, उसी प्रकार से जापान ने भी एशिया के कई सारे देशों के ऊपर राज करना शुरू कर दिया और एशिया का एक ऐसा देश बना जिसने रशिया तक को हरा दिया था। इसके अलावा आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी जरूर आया होगा कि एक समय ऐसा था कि अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु हमला कर दिया और हमला करने के बाद भी आज जापान और अमेरिका एक कैसे हो गए, आखिरकार इनकी दोस्ती कैसे हो गई, ये भी सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा। आया कि नहीं आया, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिरकार जापान इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना, आखिर इसकी हिस्ट्री ऐसी क्या रही है कि इसने कई सारे देशों के ऊपर गुलामी की जंजीरें डालने का काम किया था। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं आपको यहां मैप में दिखा दूं कि आखिरकार जापान भारत से कितना दूर है। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा प्यारा सा देश, और हमारे देश से थोड़ा ही दूर अगर हम चलेंगे तो इस तरफ आपको दिखाई देगा ये रहा जापान, जो कि एक छुटकू सा देश है। अगर इस छुटकू से देश को हम थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और जापान के दो बड़े शहर बड़े खतरनाक है जिनके ऊपर बहुत भारी तरीके से नुकसान हुआ। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मर गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्थान का नाम है हिरोशिमा, जो कि यहाँ पर पड़ता है, और एक है नागासाकी जो कि यहाँ पर पड़ता है। इन दोनों शहरों के ऊपर परमाणु हमला कर दिया था अमेरिका ने। क्यों किया था इसके बारे में हम आगे जानेंगे, और हमला करने के बाद दोनों एक क्यों हुए वो भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी बता दूं कि ये आधुनिक बना कैसे था। ये जो राजा जी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जापान के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले एक नारा दिया था जापानीज लोगों को। क्या कहा था जापानीज लोगों को कि मैं चाहता हूं कि जापान के लोग कभी भी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड ना रहे, और अगर किसी देश को डिपेंड रहना है तो वो जापान के ऊपर डिपेंड रहे। इसलिए आज से कसम खा लो सभी जापानीज मिलके कि हम अगर कृषि में हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम जापान के अंदर बनाएंगे, आधुनिक हथियार भी अगर हमें चाहिए तो हम यही बनाएंगे। कुल मिलाकर विदेश के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है। उसकी शुरुआत किसने करी थी? एर्दोगन राजा ने करी थी। एर्दोगन राजा ने 1603 से लेकर 1868 तक यहाँ पर राज किया। इनके दौरान कृषि व्यवस्था चरम पर थी, उद्योग भी बहुत अच्छे से चल रहे थे, और जापानीज लोग इतने खुश थे कि वो स्वदेशी पर ज्यादा डिपेंड हो गए थे। कुल मिलाकर किसी और देश की तरफ देखना इन्होंने छोड़ दिया था। ऐसे करके जापान जो है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ लेके चल रहा था। कुछ समय बीता और उसके बाद में उन राजा की मौत हो जाती है। जैसे ही राजा की मौत होती है तो दूसरे राजा जापान की गद्दी पर आ बैठते हैं, और वो है ये राजा जिनका नाम है मेजी राजा। मेजी राजा का शासन रहता है 1868 से लेकर 1901 तक। मेजी राजा एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जापान को आधुनिक बनाने की नींव रख दी थी। नींव किस प्रकार से, आप जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको मिलके थोड़ी खुशी भी होने वाली है कि ऐसे राजा शायद भारत को मिल गए होते तो थोड़ा और भारत भी आधुनिक हो जाता। हालांकि भारत में भी राजा महाराजाओं की शूरवीरों की कोई कमी नहीं थी, पर इनकी बात भी कहीं ना कहीं इनके इतिहास में बहुत अलग थी। सुनिएगा जरा हुआ क्या था। एर्दोगन राजा, माफ कीजिएगा, मेजी राजा के द्वारा पूरे जापान के अंदर एक ढिंडोरा पिटवा दिया गया। ढिंडोरा एक नगाड़ा पिटवा दिया गया, और नगाड़ा पिटवाने के बाद इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगर जापान के व्यक्ति कोई भी अपने माइंड में ये बात सोचते हैं कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूं, मैं ऐसा काम कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि उस समय अमेरिका थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ था। अमेरिका के पास में कई सारी चीजों का ऑलरेडी निर्माण हो चुका था, तो इन्हें भी लगता था कि अमेरिका कई सारी चीजों को बना चुका है, और जापान के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो मानते हैं कि मैं इस कला में बहुत ज्यादा महत्व रखता हूं, या मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं कर सकता हूं।
जैसे ढिंडोरा पीटा गया तो कई सारे जापानीज लोग एक जगह आकर इकट्ठा हो गए। वहां एक संदेशा सुनाया गया कि हमारे मेजी राजा चाहते हैं कि जापान में रहने वाले वो सभी व्यक्ति अब सामने निकल के आए जिनके अंदर कुछ न कुछ विशेष बात है, कला है। जैसे कोई साइंटिस्ट बनना चाहता हो तो भी जरूर सामने निकल के आए, कोई नृत्य करने में माहिर हो, कोई आर्किटेक्चर में माहिर हो, कोई फैशन डिजाइनिंग में यानी कि अच्छे कपड़े पहन सकता हो या फिर बना सकता हो उसके लिए माहिर हो। तो इस प्रकार के कई सारे लोगों को बोल दिया गया कि आप सामने आए। तो उस समय तकरीबन 100 से लेकर 1000 लोग सामने निकल के आते हैं। दूसरे दिन मेजी राजा के दरबार में उन 1000 लोगों को बुलाया जाता है। राजा के द्वारा वहां अनाउंस किया जाता है कि आप में से जो लोग आर्किटेक्चर में यानी कि बहुत अच्छे से भवन निर्माण करना जानते हो या फिर चाहते हैं कि हम ऐसा सीख जाएं, हम उन्हें ब्रिटेन भेजेंगे। कुछ ऐसे लोग जो बहुत अच्छा पढ़ाई में हैं और आगे चाहते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे लेवल के प्रोफेसर बन के आए और वो साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहाँ भेजेंगे? अमेरिका भेजेंगे। कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि बहुत अच्छे से कपड़े बना सकते हैं, मतलब हर एक कला के लिए इनके द्वारा कुछ देशों को यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया था कि हम उन्हें वहां पर भेजेंगे। पर मेरी एक शर्त है, अगर वहां जाने के बाद उन चीजों को नहीं सीखा तो कभी जापान में मुड़ के मत देखना, अपने परिवार से मिलने की कोशिश मत करना। बाकी तुम्हारा 2-3 सालों में जो भी खर्चा होता है, 2 साल 5 साल तुम्हें जितना भी रहना है, वो पूरा खर्चा कौन उठाएगी? जापान की सरकार, यानी कि उस समय जापान की जो जहां पर शासन हुआ करता था वो राजा उठाएंगे। ऐसे करके उन्होंने कई सारे लोगों को बाहर भेज दिया। कुछ को अमेरिका भेजा जो कि वहां की तकनीक को सीखने के लिए गए थे, साइंटिस्ट बने। कुछ लोगों को भेज दिया कहां पर? ब्रिटेन के अंदर, जो कि वहां का आर्किटेक्चर सीख के आए। आप सभी को मैं बता दूं कि दुनिया में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुंदर भवन की डिजाइनें किसी की होती हैं तो वो होती है ब्रिटेन वालों की। और इसके नमूने आपको भारत के अंदर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन ब्रिटेन वालों ने भारत को भी गुलाम बना के रखा। और भारत में भी ऐसी कई सारी जो है मंजिला इमारतें बनी हुई है जिनका इस्तेमाल आज भारत सरकार करती है। उनकी डिजाइन कितनी बखूबी होती है, ये आज के समय की बात नहीं है, कितने ही साल पुरानी बात है। तो आप देखिए ऐसे ऐसे भवन है, तो ऐसे भवन बनाना सीख के आ गए कुछ लोग। उन्होंने जापान में आकर 1000 लोगों को ट्रेनिंग दी। ऐसे करके जापान में कई सारे भवन बनना शुरू हो गए। कोई साइंटिस्ट बन के आया तो उन्होंने जापान के अंदर कई सारे साइंटिस्ट रेडी कर दिए। कोई अच्छा पढ़ाई करके आया तो उसने कई सारे प्रोफेसर बना दिए। और ऐसे करके जापान रातों रात एशिया का एक ऐसा देश बन गया था जो कि हर एक क्षेत्र में बड़ा माहिर था, बड़ा कुशलता के साथ में आगे बढ़ रहा था और इतना ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा था कि एशिया के अंदर हम मान सकते हैं कि एक समय आते आते जापान सेकेंड इकोनॉमी का देश बन गया, सेकेंड अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका था। और इसीलिए भी आज भी कहावत है कि जापान के लोग जो चीज बनाते हैं उससे कोई भी अगर खरीदता है तो आंख बंद करके खरीद सकता है, क्योंकि जापानीज लोग जो होते हैं वो क्वालिटी पर वर्क करते हैं, ना कि क्वांटिटी पर। तो आज भी आप जापान की कई सारी गाड़ियां वाड़ियां कुछ भी देखते हो तो वो इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हें आंख बंद करके आप ले सकते हैं। सुजुकी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि बाइक लगभग सब घरों के सभी घरों के अंदर आपको लगभग देखने को मिली होगी एक समय पे। फिर समय बीता गया और जापान के अंदर एक नए प्रकार का कानून आ रहा था, जो कि हम कह सकते हैं कि जापान के अंदर संविधान लिखा जा रहा था। और यह संविधान भी लिखा गया, आप समझ सकते हैं कई सारे देशों से कई सारी चीजें सीखी गई थी, उसके बाद जापान के अंदर संविधान बनता है। अब जापान के मन में एक लालच आने लगा था। लालच इस प्रकार का कि जापानीज लोगों को, जापान के उस समय के शासन को और इसके अलावा वहां पर रहने वाली छोटी मोटी जो सेना थी उनको ऐसा लगने लगा था कि जब हम हर एक क्षेत्र में आगे हैं तो क्यों ना जैसे ब्रिटेन ने कई सारे लोगों के ऊपर राज किया है वैसे राज भी किया जाए। क्योंकि ब्रिटेन से भी सीख के आए थे कि ब्रिटेन ने कई सारे देशों को अपना गुलाम बना रखा है, तो इन्होंने बोला कि क्यों ना अब हम भी बड़े पावरफुल बन चुके हैं, हमारे पास में किस चीज की कमी है, हर एक चीज तो जापान में बनती है। एक काम किया जाए, अब कई सारे देशों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाए, क्योंकि हमारे पास में कई सारे संसाधनों की आज भी कमी है। जापान चाहे भरपूर हो चुका हो पर मिनरल रिसोर्सेज की आज भी कमी है, जो कि हमको दिखाई दे रहा है हमारे पड़ोसी देशों के अंदर। और अब हम एक कोशिश करेंगे कि कई सारे देशों को गुलाम बना दिया जाए। तो जापान ने बोला भाई दूसरी जगह क्यों जाए, पड़ोस से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जापान ने पड़ोसी से शुरुआत करी। अच्छा, शुरुआत करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो मेरी आईडी है, स्कैन करके आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जापान,
जापान से थोड़ा सा दूरी पर चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोरिया। एक समय पर एक ही देश हुआ करता था और यहाँ से रशिया की सीमा प्रारंभ हो जाती है ना। तो ये बना नॉर्थ कोरिया और ये बना साउथ कोरिया। दो देश बन चुके हैं आज, पहले केवल कोरिया एक हुआ करता था। तो जापान ने सबसे पहले कोरिया के ऊपर हमला किया और कोरिया को बना लिया अपना गुलाम बहुत आसानी से। आज कोरिया पावरफुल होगा पर उस समय नहीं हुआ करता था। अब इसकी दूसरी नजर थी किसकी तरफ? चाइना की तरफ। इसने सोचा कि क्यों ना चाइना के ऊपर भी राज किया जाए, चलो चाइना पे भी हमला कर लेते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना और ये आपको दिखाई दे रहा है जापान। और जापान ने इस तरफ सबसे पहले हमला किया, जो कि चाइना का एक एरिया है जिसे मंचूरिया के नाम से जाना जाता है। इसकी हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी बता दी थी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बताने वाली हूँ। मंचूरिया के बारे में अगर आपको सुनना है तो इससे पहले एक वीडियो किया है मैंने, जरूर से देखिएगा। मंचूरिया एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर जापान ने कब्जा तो किया पर यहां पर अपनी डमी सरकार बैठा दी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप पीओके को ले लीजिए। भारत का एक ऐसा इलाका जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पर कब्जा करने के साथ साथ पाकिस्तान ने डमी राष्ट्रपति बिठा दिया, डमी प्रधानमंत्री बना दिया, विधानसभाएं वहां पर बना दी। और वहां पर राज किसका चलता है? चलता तो पाकिस्तान वालों का ही है, पर वहां पर एक अलग प्रकार का शासन इन लोगों ने पूरी दुनिया को दिखा रखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जापानी सेना का, जापानी सरकार का शासन हुआ करता था, पर इसको एक अलग देश घोषित करके इसका नाम कर दिया था मचुकुआ। आज चाइना दुनिया में बहुत पावरफुल देशों में से एक है, पर एक समय ऐसा था कि चाइना के अंदर चल रहा था गृह युद्ध और उसी गृह युद्ध का फायदा उठा लिया जापान ने हमला किया। चाइना कमजोर था, पूरी तरीके से तोड़ दिया। मंचूरिया जीतने के बाद में जापान ने दूसरा हमला किया ताइवान के ऊपर। और आप जानते हैं आज भी चाइना से ताइवान जो अलग है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन किसका है? इसी का है। इसके अलावा नानजिंग वाला एक शहर जहां पर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, ये भी सुनने को मिलता है कि जापानीज लोगों ने चाइना के लोगों को मार मार के खाने का भी यहाँ पर काम किया था। कुल मिलाकर इतना भयंकर नरसंहार था कि हम कह सकते हैं कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जब मारा था वर्ल्ड वार के दौरान, उतना ही बड़ा नरसंहार के रूप में हम इसे भी कह सकते हैं, जो कि जापान के लोगों के द्वारा चाइना के ऊपर किया था। और चाइना के लोग आज के समय में भी इस बात को नहीं भूल पाए हैं और जापान के लोगों को इस बात का दोष देते हैं। खैर, आप इस बात को सुनिए कि इसने इसके ऊपर भी हमला किया, इसको भी हरा दिया। तीसरा हमला होता है इसका प्रमुख रूप से किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। आप बोलोगे रशिया तो उस समय भी बड़ा पावरफुल था, कैसे हमला कर दिया? और रशिया का कौन से क्षेत्र पर इसने कब्जा किया? रशिया के ऊपर कब्जा नहीं किया, पर रशिया से जापान की लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि एक समय था जब रशिया चाहता था कि पूरा का पूरा चाइना किसके अंडर में आ जाए? रशिया के। और इसके अलावा जो मंचूरिया वाला खासकर क्षेत्र जो था, उस मंचूरिया पे रशिया की पहले से ही नज़र थी और उसी नज़र के ऊपर से जो है इन दोनों की लड़ाई हो गई, क्योंकि जापान ने यहाँ पर हमला कर दिया। जापान ने इस एरिया को अपना बनाने की कोशिश करी और यहाँ पर उसने बना भी लिया। इधर रशिया चाह रहा था कि कम से कम मंचूरिया उसको मिल जाए और इसी के चलते जापान और रशिया के बीच में एक युद्ध होता है। और इस युद्ध के दौरान जो है रशिया के पास में पुराने हथियार होते हैं, ज़्यादा आधुनिक नहीं होते हैं, बल्कि जापान के पास में आधुनिक नई टेक्नोलॉजी पर आधारित हथियार होते हैं, क्योंकि इसने अमेरिका के देखा देख हथियार बनाए थे। और दूसरा, अमेरिका ने भी इस समय इसकी मदद करी थी। अमेरिका ने क्या किया? इसको कई सारे हथियार भी मुहैया करवाया और ऐसे करके इतिहास में एक नए प्रकार की छाप छोड़ी थी जापान ने। इसलिए कहा जाता है कि जापानीज एक ऐसा एशिया का देश है रशिया को पूरी तरीके से हरा दिया। यानी कि एशिया का एकमात्र देश जापान है जिसने पहली बार क्या किया? दूसरे कॉन्टिनेंटल के देश को हराने का काम किया था। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जापान इतना पावरफुल था, कई सारे देशों के ऊपर राज करना चाह रहा था, जिसमें उसने कोरिया को अपने कब्जे में कर लिया। कोरिया से आगे बढ़ते हुए चाइना की तरफ गया, चाइना के कुछ एरिया पर इसने कब्जा किया, ताइवान को अलग कर दिया। उसके बाद इसने रशिया के साथ में लड़ाई लड़ी और रशिया को भी बुरी तरीके से मात दी। आगे बढ़ता चला गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कई सारे देशों, थाईलैंड के ऊपर भी इसने अपना राज किया। अब इसकी नजर थी भारत की तरफ, जो कि भारत पहले से ही ब्रिटेन वालों का गुलाम था और यह बढ़ते हुए भारत के पड़ोसी देश म्यांमार तक आ पहुंचा था। और जैसे ये बात भारत में रह रहे अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेज और भारतीय सेना ने मिलकर जापानीज लोगों के साथ में युद्ध लड़ा और इन्हें यहाँ से भगा दिया। नहीं तो हो सकता था कि ब्रिटेन के लोगों की जगह जापान के लोग भी भारत के ऊपर राज कर रहे होते। खैर, ये यहाँ से चले गए और उसी दौर में शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है और उस समय कई सारे देश जो हैं
यहाँ पर हार मान लेते हैं, पर जापान जो है अमेरिका के सामने युद्ध लड़ता है पर हार मानने को रेडी नहीं होता है। एक मैं इसकी हिस्ट्री की वीडियो अलग से लाने वाली हूँ कि आखिरकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान को ही टारगेट क्यों किया था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एक अलग सा वीडियो में लेके आ जाऊंगी। अब आप यहाँ पे जरा सुनिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और वर्ल्ड वार के दौरान कई सारे देशों ने अमेरिका के सामने यानी कि मित्र राष्ट्रों के सामने, ब्रिटेन वालों के सामने घुटने टिका दिए थे, पर जापान एक ऐसा देश था जो कि झुकने को रेडी नहीं था और अमेरिका के कई सारे शहरों के ऊपर लगातार हमला कर रहा था और अमेरिका ने भी बमबारी करी, पर जापान फिर भी टूटने को रेडी नहीं था और इसी वजह से मजबूर होकर अमेरिका ने जापान के ऊपर क्या कर दिया, 1945 के अंदर परमाणु हमला कर दिया और एक ऐसा परमाणु हमला हुआ जिससे हिरोशिमा नागासाकी के अंदर लाखों लोगों की मौत हो गई और उसी समय तुरंत जो है जापान ने हार मान ली और अपने घुटने टेक दिए। अब सवाल यहाँ पे आता है कि उस समय जापान और अमेरिका की दुश्मन की भी एक बड़ी शुरुआत हो गई होगी क्योंकि इनके द्वारा परमाणु हमला यहाँ पर किया गया, जिसकी वजह से आज भी जापान के अंदर कई सारे लोगों का जन्म जो होता है वो विकलांगता के शिकार होते हैं। कई सारे लोगों के आंखों में आज भी जलन होती है। कई सारे लोग जो हैं वहाँ पर कई सारी बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें कैंसर सबसे ज़्यादा है और इसकी वजह से जापान के लोग तो अमेरिका को दुश्मन मानना चाहिए। ये दोनों दोस्त कैसे बन गए? तो 1945 में यहाँ पर बम गिरा और बम गिरने के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है। समाप्ति होने के बाद में अमेरिका ने कहा था कि जापान को तोड़ना मेरा मकसद नहीं था, जापान को झुकाना मेरा मकसद था, बल्कि मेरी वजह से जापान की कमर पूरी तरीके से टूट गई है, इसलिए मैं आज से जापान का अच्छा दोस्त हूँ और जापान के पूरी तरीके से डेवलपमेंट करने में मैं इसकी मदद करूँगा, पर एक मामले में कभी मदद नहीं करूंगा और वो मामला ये है कि जापान अगर फ्यूचर में कभी परमाणु बम बनाना चाहे तो ना तो मैं उसको बनाने दूंगा, ना कभी इसकी सहायता करने वाला हूं। तो उस समय यानी कि 1945 से लेकर 1950 तक, 1945 से 50 तक लगातार अमेरिका ने जापान के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया, जापान को अच्छा मित्र बनाया। अमेरिका ने इतनी ज़्यादा सहायता दी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ाने की कोशिश करी, तकनीक, टेक्नोलॉजी, हर एक मामले में हर एक हथियार को बनाते सिखाया। मैंने बोला सब कुछ सिखाएगा अमेरिका, सब कुछ करेगा, पर एक नहीं करेगा और वो आप समझ चुके हैं, एटॉमिक बम, परमाणु बम से रिलेटेड काम नहीं करेगा। तो आप सभी जानते हैं अमेरिका लगातार जापान का सहयोग करता रहा और उसी की वजह से जापान बहुत बड़ा उभरती हुई अर्थव्यवस्था एक बार फिर से बना और 1960 से लेकर 1980 के दशक में जापान जो है दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमिक में से एक बन चुका था अमेरिका के सहयोग की वजह से। और आज भी जापान के समुद्री वाले इलाके में अमेरिका की परमाणु मिसाइलें तक तैनात है, कई सारी मिसाइलों को ऑलरेडी वहां पर तैनात कर रखा है। आज भी 60,000 से ज्यादा अमेरिकी सेना आपको जापान के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जापान का मानना है कि एक समय वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहा और इसी वजह से इसने चाइना के ऊपर भी हमला किया, इसने रशिया के ऊपर भी हमला किया। हो सकता है कि ये दोनों देश इसके ऊपर हमला कर दें और इसी वजह से जापान को सुरक्षा चाहिए और जापान को सुरक्षा चाहिए, इसलिए अमेरिका इसकी भरपूर मदद करेगा। अब हम जापान के बारे में अगर थोड़ी सी बात और करें तो जापान में आज तकरीबन 125 मिलियन लोग निवास करते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो 1.4 बिलियन, 11 से 12 गुना ज़्यादा है जापान से यहाँ की जनसंख्या। और जापान की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा शीतो धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी कि मूर्ति पूजा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती करते हुए आपको ज़्यादातर दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा अगर अभी के आंकड़ों की हम बात करें तो जापान के अंदर सबसे ज़्यादा बुजुर्गों की संख्या आपको दिखाई देंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जापानीज लोग काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इनके बच्चे नहीं हैं। अब मतलब बच्चा करने का टाइम नहीं है इन लोगों के पास में। कुल मिलाकर ये टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इसीलिए वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कहाँ इकट्ठे हो गए हैं? जापान के अंदर। बहुत ज़्यादा जो है जापानीज क्या है, बूढ़े हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अमेरिका ने पहले जापान को तोड़ा और फिर वापस मोड़ दिया, मतलब अपनी तरफ मोड़ा और अच्छा दोस्त इसका बन गया और आज अमेरिका पूरी तरीके से जापान की सुरक्षा करता है। अमेरिका ये बात भी बोलता है कि अगर फ्यूचर में किसी देश के द्वारा जापान के ऊपर परमाणु हमला किया गया तो समझ लीजिए अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला हुआ है, अमेरिका उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, वो खुद भी परमाणु हमला कर देगा जापान की सुरक्षा के चलते। और इसलिए आज ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। हालांकि जापान के लोग आज भी इस बात को नहीं भूले हैं कि इसी की वजह से जापान
थोड़ा सा टूट चुका था और वहाँ आज भी लाखों लोग इनकी वजह से जो हैं वो सारी बीमारियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि जापान कैसे आगे बढ़ा और खासकर एदोगन राजा मेजो राजा के दौरान जो सारी चीज़ें हुई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और एक तो आप शेयर नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो कभी मन कर जाए तो ये भी जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आपको किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना है तो आपके सामने गोल्डन चांस है। यहाँ जितने भी कंपनीज आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे एल&टी हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया है, गूगल, जियो वगैरह, किसी भी कंपनी में अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपके सामने एक सुनहरा मौका है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला फॉर्म मैंने दे रखा है, पिन कर रखा है, उसको जैसे टैप करेंगे वहां पर जाकर एक लिंक ओपन होगा और उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, जिसके अंदर हम आपको एक डिस्काउंट देने वाले हैं। तो एक कोड आपको यूज करना होगा AN50 का। ये कोड आप जैसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कई प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।